नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पेट से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को पढ़ेंगे और इस प्रश्न से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा और फिर इस पार्ट में इस वीडियो में जीएस के सभी पार्ट से प्रश्न लिए गए हैं जो आपके पेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर जो पेट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं वो भी इसमें लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, एक मिनट, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा जो है वो किस प्रदेश में है। तो देखिए, कालीबंगा की बात करें तो ये कहाँ है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये अभी आप सभी जानते हैं। तो ये राजस्थान राज्य में, किस राज्य में, राजस्थान राज्य में। इसे आप लोग नोट करेंगे, कहाँ पे है ये, राजस्थान में है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कालीबंगा के अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ आप लोग ध्यान रखेंगे, काले रंग की चूड़ी या फिर काली चूड़ी। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, काले रंग की चूड़ी या फिर काली चूड़ी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कालीबंगा से अब हम लोग देखेंगे कि कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले तो यही आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कैसे से खेत का, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। आपसे पूछेगा कि अलंकृत ईंट या फिर नक्काशी दार ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला है, अलंकृत ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो वो भी कालीबंगा से, मतलब ईंट पे कुछ डिजाइन वगैरह किए रहेंगे, वो मिला था कालीबंगा से। अब लोथल के बारे में कुछ प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि लोथल कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात में। लोथल कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। और लोथल के बारे में याद रखेंगे, ये प्रसिद्ध क्यों है, तो ये प्रसिद्ध है अपने बंदरगाह के लिए, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह था, पत्तन था, वहाँ पे बंदरगाह वाला शहर कौन सा है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आप लोग ध्यान रखेंगे तो वो लोथल है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका रिवीजन भी हम लोग साथ में करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है, तो ये कालीबंगा राजस्थान में है। किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। अलंकृत ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला। और लोथल की बात करें, लोथल कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। और यहाँ से प्रसिद्ध क्यों है लोथल, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पे प्रसिद्ध बंदरगाह था, इस वजह से यहाँ पे प्रसिद्ध है। अरोड़ा आसफ अली का संबंध है, तो अरोड़ा आसफ अली का संबंध पूछा जाता है, ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से, किससे है, भारत छोड़ो आंदोलन से है अरोड़ा आसफ अली का संबंध। अब भारत छोड़ो आंदोलन, ये अब इसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, कहीं कहीं 9 अगस्त भी मिलता है। और भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाता है कि इसे शुरू किसने किया था, तो इसे शुरू करने वाले कौन थे, महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी थे। भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे, महात्मा गांधी थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे, महात्मा गांधी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी ने एक नारा दिया, कौन सा नारा दिया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नारा क्या दिए थे, करो या मरो का नारा इसमें गांधी जी ने दिया था। कौन, करो या मरो का नारा किसने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने दिया था। और इस समय वायसराय भारत में कौन थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस समय वायसराय थे लिन लिथगो। कौन थे, लिन लिथगो इस समय भारत में वायसराय थे। और क्यों आया भारत छोड़ो आंदोलन, क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ये विफल हो गया था। क्रिप्स मिशन पूछा जाता है कि भारत कब आया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1942 में आया। और इसकी विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन, इसके असफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू महात्मा गांधी जी ने किया था। तो देख लेते हैं अरोड़ा आसफ अली का संबंध किससे है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से है अरोड़ा आसफ अली का संबंध। और अरोड़ा मतलब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि क्रिप्स मिशन यहाँ पे आया था और क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। क्रिप्स मिशन क्या हो गया था, असफलता के कारण ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और शुरू किसने करा था भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी ने शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था,
भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा, ये भी पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा भारत गांधी जी ने किस मतलब किस आंदोलन में दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन। इस समय भारत के वायसराय कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, तो लिनलिथगो थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन है, तो देखिए राम पे जब केंद्रित भक्ति आंदोलन का अग्रदूत पूछेगा तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, तो उसके जवाब हो जाएंगे रामानंद। राम पे जो केंद्रित भक्ति आंदोलन था रामानंद ने भक्ति आंदोलन शुरू किया था, लेकिन ये कहाँ पे शुरू किया था, तो ये उत्तर भारत में शुरू किए थे, उत्तर भारत में। जबकि भारत छोड़ो मतलब उत्तर भारत में ये शुरू किए थे। अब जबकि जो भक्ति आंदोलन है वो शुरू कहाँ पे हुआ था, भक्ति आंदोलन आपसे पूछे कि सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू हुआ था, तो सर्वप्रथम शुरू करने वाले थे अलवर संत थे। आपसे पूछेगा कि सबसे पहले भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था, तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन अलवर संतों द्वारा शुरू किया गया था। और कहाँ पे शुरू किया गया था भक्ति आंदोलन, तो ये दक्षिण भारत में शुरू किया गया था अलवर संतों के द्वारा। और उत्तर भारत में शुरू करने वाले कौन थे, उत्तर भारत में शुरू करने वाले रामानंद थे। और रामानंद किसके गुरु थे, ये रामानंद गुरु थे किसके, कबीर के, कबीरदास के गुरु थे। ये भी आप लोग ध्यान देंगे, कबीरदास के गुरु कौन थे, कबीरदास के गुरु रामानंद थे। और कुछ अन्य जगहों पे भी भक्ति आंदोलन शुरू किया गया। जैसे आपसे पूछ ले कि पंजाब में भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया, पंजाब में, तो यहाँ पे गुरु नानक ने शुरू किया था। गुरु नानक जो कि सिख संप्रदाय के संस्थापक और फिर सिखों के पहले गुरु थे। उसके बाद असम में भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था, असम में आपसे पूछे भक्ति आंदोलन किसने को शुरू किया था, तो यहाँ पे शंकर देव ने भक्ति आंदोलन शुरू किया था, कहाँ पे, असम में। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था, तो रामानंद ने शुरू किया। और भक्ति आंदोलन ये कहाँ पे शुरू किए थे, तो उत्तर भारत में राम पे केंद्रित भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। जबकि सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ, तो सर्वप्रथम अलवर संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था दक्षिण भारत में। कहाँ पे, दक्षिण भारत में अलवर संतों के द्वारा सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था। जबकि उत्तर भारत में पूछे भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था, तो उसका जवाब हो जाएगा रामानंद। अब बात करते हैं रामानंद किसके गुरु थे, तो ये कबीरदास के गुरु थे। किसके गुरु, कबीरदास के गुरु थे। उसके बाद पंजाब में भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था, तो गुरु नानक जो कि सिख संप्रदाय के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। और असम में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है, तो शंकर देव हैं, इन्हें असम का भी जनक कहा जाता है। ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। और इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे जा करके वहां से PDF इसका पढ़ सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दूसरे नंबर, कह रहा है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे, तो जो चीनी लेखक थे वो भारत का उल्लेख यिन-तू नाम से करते थे। यिन और तू नाम से वो चीनी लेखक भारत के अपने जो भी उपन्यास वगैरह थे, मतलब अपने साहित्य में यूज करते थे यिन-तू नाम से। अब बात करते हैं कुछ चीनी यात्री भारत में आए थे, तो आपसे पूछेगा कि ये फला चीनी यात्री किसके समय में भारत आया था, तो कुछ चीनी यात्रियों के बारे में देखते हैं। जैसे फाहियान इंपॉर्टेंट है, ये फाहियान किसके समय में आया था या फिर किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और फिर एक चीनी यात्री और है फेमस, वेनसांग, पूछा जाता है कि किसके दरबार में आया था, वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और ये आके नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करता है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय में ये आके अध्यापन करता है, कुछ बौद्ध ग्रंथों को अपने साथ ले भी जाता है चीन में। उसके बाद कुछ प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे चीनी क्रांति कब शुरू हुई थी, चीन की क्रांति कब हुई थी, तो 1911 में चीन की क्रांति हुई थी। और चीन की क्रांति के नायक पूछा जाता है कब हुआ था, तो कौन था, सनायत सेन थे यहाँ के नायक। कौन थे, सनायत सेन। इतने प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। चीन की राजधानी बीजिंग वगैरह ये सब आप लोग साथ में याद ही रखेंगे। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे, तो ये यिन-तू नाम से करते थे। उसके बाद फाहियान कब आया था, तो फाहियान एक चीनी यात्री था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हेनसांग भी एक चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था और ये आके नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और उसके बाद चीन की क्रांति कब हुई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1911 में चीन की क्रांति हुई थी। और इसके नायक कौन थे, सनायत सेन इसके नायक थे। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर था, बाबर।
और उसके बाद फिर मुगल वंश के बारे में कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। जैसे मुगल वंश के बारे में कुछ चीजें देखते हैं, तो मुगल वंश के सबसे पहले ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि संस्थापक कौन था। तो पहला शासक और संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का पहला संस्थापक और फिर पहला शासक बाबर था। अब बात करते हैं बाबरनामा किसने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाबरनामा पूछा जाता है कि किसने लिखा था। तो बाबरनामा के लेखक कौन है, ये तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि बाबरनामा के लेखक कौन है, खुद बाबर हैं। अब बाबरनामा के लेखक तो ये इनकी आत्मकथा है, तो आत्मकथा व्यक्ति खुद ही लिखता है। और ये किस भाषा में लिखा गया था, ये भी पूछा गया था। तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। उसके बाद बाबरनामा का आपसे पूछे कि अनुवाद किसने किया था, तो अनुवाद इनका किया था किसने? अब्दुल रहीम ने। अब्दुल रहीम ने इसका अनुवाद किया था। और अब्दुल रहीम इसका किस भाषा में अनुवाद किए थे? तो ये फारसी में इसका अनुवाद किए थे, फारसी में इसका अनुवाद किए थे। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बाबर के बारे में ध्यान रखेंगे, इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? आगरा में। लेकिन आपसे पूछे कि इसको दफनाया कहाँ पे गया है, तो काबुल में इसका मकबरा बना हुआ है। काबुल में इसका क्या बना हुआ है? मकबरा बना हुआ है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद इनकी एक पुत्री थी बाबर की, वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछी जाती है कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। तो इसकी पुत्री का क्या नाम था? गुलबदन बेगम। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गुलबदन बेगम इसकी पुत्री का नाम था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। अब मुगल वंश के बारे में बात करेंगे, तो मुगल वंश के संस्थापक आपसे पूछेगा कौन था, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबरनामा किसने लिखा? तो इसकी बाबर क्या तो ऑटोबायोग्राफी थी, तो वो खुद ही लिखेगा बाबरनामा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किस भाषा में लिखा गया था, तो ये तुर्की भाषा में। बाद में इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम ने करा था और इनका फारसी में अनुवाद करा था। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। और दफनाया कहाँ पे गया है? इसका मकबरा जो कि काबुल में बना हुआ है। और इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। तो इतनी चीजें आप लोग साथ में ध्यान रखेंगे। बात करते हैं ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। तो जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। और कैप्टन हॉकिंस पूछा जाता है ये किसके दरबार में आया था। तो ये किसके दरबार में आया था यहाँ पे? तो यहाँ पे जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था। और ये 1608 में आता है। कब? 1608 में आता है। और जहांगीर को इसने प्रभावित कैसे कर दिया? तो ये जहांगीर के दरबार में आया और वहां पे फारसी और तुर्की बोल करके जहांगीर को प्रभावित किया। क्या करके? फारसी बोला और तुर्की बोल करके। अब जहांगीर भी सोच रहा है कि कोई अंग्रेज यात्री आया है और वो ब्रिटेन से आया है, और यहाँ पे आके वो कितने अच्छे से फारसी भी बोल रहा है और तुर्की भी बोल रहा है। इस वजह से ये जहांगीर इससे प्रभावित हो गया। और जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को किस चीज की उपाधि दी? इस से प्रभावित होके जहांगीर ने इसे फिरंगी खां की उपाधि दी। कौन सी खां की? फिरंगी खां की उपाधि दी। और साथ इसको और क्या उपहार में दिया? और इसमें 400 मनसब भी दिए। इसे क्या दिए? 400 मनसब भी भेंट किए। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 400 मनसब भी भेंट किए। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। 400 मनसब इसे भेंट करता है जहांगीर। ठीक, और तो इसका रिवीजन करेंगे। ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तब कैप्टन हॉकिंस था। इसका राजदूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस। और ये दरबार में आया था जहांगीर के 1608 में। ये जहांगीर के दरबार में आया। और ये जहांगीर प्रभावित इससे कैसे हुआ? तो ये फारसी और तुर्की बोल करके जहांगीर को प्रभावित कर लिया। और जहांगीर जब इसे प्रभावित हो गया तो इसे फिरंगी खां की उपाधि दिया। और ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसे किस चीज का भेंट दिया? तो 400 मनसब भी इसे भेंट किया जहांगीर। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की किसने सदस्यों की अष्टप्रधान परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद थी, ये शिवाजी के समकालीन थी। किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल की थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब शिवाजी से क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है? तो शिवाजी से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है छापा मार रणनीति के बारे में। और ये पूछा गया है कि छापा मार रणनीति ये किसकी थी? तो ये शिवाजी की थी। और ये पेट में पूछा गया प्रश्न, यूपी पेट में
पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। छापामारी रणनीति किसकी थी? शिवाजी की थी। इसको गोरिल्ला नीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको गोरिल्ला नीति भी कहा जाता है। ठीक, छापामारी रणनीति को क्या कहा जाता है? गोरिल्ला नीति भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे। अगर आपसे पूछे कि संत जो तुकाराम थे ये किसके समकालीन थे? संत तुकाराम किसके समकालीन थे? तो ये भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। ये भी यूपी पेट में कि संत तुकाराम किसके समकालीन थे? तो ये शिवाजी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन थे। अब मराठा साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। मराठा साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक खुद शिवाजी थे। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी और मराठा साम्राज्य में एक पद था, पेशवा का पद था। पेशवा, और पेशवा ये किस चीज का पद था? तो वर्तमान जैसे प्रधानमंत्री का पद होता है, प्रधानमंत्री, तो वो ये प्रधानमंत्री का पद था जिसे पेशवा कहा जाता है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न में, पद मतलब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो अष्ट प्रधान जो मंत्री परिषद थी, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद, वो शिवाजी के शासन में सहायता करती थी। और छापामारी रणनीति किसकी है? तो ये शिवाजी की रणनीति है छापामारी। गोरिल्ला नीति है, इसे कहा जाता है छापामारी रणनीति को। तुकाराम किसके समकालीन थे? ये भी पेट में पूछा गया प्रश्न है, शिवाजी के समकालीन थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। कई एग्जामों में पूछा गया है। और पेशवा पद किस चीज का था? तो ये प्रधानमंत्री का पद था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। ठीक, तो ये भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया। तो ये अब पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे किया था? तो ये कहाँ पे प्रस्ताव प्रस्तावित किए थे? तो ये मुंबई अधिवेशन में किए थे। किस अधिवेशन में? मुंबई अधिवेशन में किए थे। अब मुंबई अधिवेशन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। मुंबई अधिवेशन कब हुआ था? 1942 में। और इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया इसी के साथ ही। और ये पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। कब? 8 अगस्त 1942 को। और शुरू करने वाले कौन थे? शुरू आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। किसने? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? अभी हमने ये सारे प्रश्न आप लोग को बताए हैं। इस समय वायसराय कौन थे? तो लिनलिथगो थे इस समय भारत में वायसराय। लिनलिथगो इस समय भारत में वायसराय थे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। आपसे पूछेगा कि भारत छोड़ो प्रस्तावित किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई अधिवेशन में, जो कि 1942 में चल रहा था, उस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया। ठीक, और भारत छोड़ो आंदोलन इसी के तहत शुरू हुआ। और वो कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। और शुरू करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाले। और इस समय भारत में वायसराय लिनलिथगो थे। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। ये यूपी पेट में पूछा गया है कि एनी बेसेंट कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो देखिए कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था। अब कलकत्ता अधिवेशन के बारे में ये पूछा जाता है कि ये कब हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। और कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक, पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। ठीक, और बात करते हैं, अगर कुछ इनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है पेट में, जैसे होम रूल लीग के बारे में पूछा गया था कि होम रूल लीग की स्थापना किसने करा था? तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। और इसकी स्थापना 2 लोग करते हैं। कौन कौन से? एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एनी बेसेंट इसकी स्थापना करती हैं। कौन? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो करती हैं इसकी स्थापना मद्रास में हुई थी। और एक बाल गंगाधर तिलक इसकी स्थापना करते हैं। तिलक। और बाल गंगाधर जो तिलक वाला था
उसका स्थापना कहाँ पे किया गया था? पुणे में किया गया था। तो इस तरह से दो लोग होम रूल लीग की स्थापना किए थे। एक एनी बेसेंट की थी जो कि दोनों का 1916 में हुआ था। जो एनी बेसेंट का था वो मद्रास में स्थापना हुआ था और जो बाल गंगाधर तिलक का था वो कहाँ पे? पुणे में इसकी स्थापना हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की, सॉरी वो मुस्लिम लीग की, ठीक, होम रूल लीग की, ठीक। अब बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में। तो आपसे पूछेगा कि कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी थी? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका के बारे में बात करें तो वो एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट की पत्रिका कौन थी? कॉमनवेल्थ। ये आप लोग देख, प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। और एनी बेसेंट के बारे में पूछा जाता है कि ये निवासी कहाँ की थी? तो ये कहाँ की रहने वाली थी भाई? ये ब्रिटेन की रहने वाली थी। कहाँ की? ब्रिटेन की। और भारत में ये स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के भाग ली और मृत्यु कहाँ पे हुई इनकी? मद्रास में ही इनकी मृत्यु हो गई। भारत की ये बहुत सपोर्ट करी हैं। और बात करते हैं एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और कहाँ पे बनी थी? कलकत्ता अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अब बात करते हैं होम रूल लीग के बारे में। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। और पुणे में इसकी स्थापना हुई, सॉरी दो लोगों ने किया। एक तो एनी बेसेंट ने किया जिसकी जो अध्यक्ष जिसकी स्थापना हुई मद्रास में, और एक बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में, जिसकी स्थापना कहाँ पे हुई? पुणे में। ये दोनों अंतर है। बात करते हैं कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया। और एनी बेसेंट निवासी कहाँ की थी? ब्रिटेन की। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? मद्रास में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो मुस्लिम लीग की जो लाहौर अधिवेशन थी इसकी अध्यक्षता किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। किसने किया था इसकी अध्यक्षता? मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की। तो ये आप लोग एक प्रश्न आप लोग ये ध्यान रखेंगे। और ये अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग वाला 1940 में हुआ था। और इसमें मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। भारत विभाजन की मांग आपसे पूछे किस अधिवेशन में किया? तो ये आपका जो मोहम्मद अली लाहौर अधिवेशन था 1940 वाला, इसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया? भारत विभाजन की मांग करी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे एक प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इसी अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया। कौन सा नारा दिया? इसमें नारा दिया डिवाइड एंड क्विट का नारा। कौन सा? डिवाइड एंड क्विट का नारा आपसे पूछी कि मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में दिया? तो वो नारा था डिवाइड एंड क्विट का नारा मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में दिया। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? 1940 में। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग के बारे में, तो थोड़ा सा मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। और कहाँ पे हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? ढाका में। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी 1906 में। और इसकी स्थापना किसने किया? समी उल्लाह खां और फिर आगा खां। इसकी स्थापना किसने की? समी उल्लाह खां और फिर आगा खां, दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। और ये अधिवेशन 1940 में हुआ। मुस्लिम लीग ने इसमें दो काम किया। एक तो भारत विभाजन की मांग की और इसमें नारा दिया डिवाइड एंड क्विट का नारा। कौन सा नारा? डिवाइड एंड क्विट का। मुस्लिम लीग के बारे में कुछ चीजें, जैसे स्थापना पूछेगा तो 1906 में हुआ ढाका में। और किसने स्थापना किया? तो समी उल्लाह खां और आगा खां मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में करते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो देखिए, बंगाल विभाजन की डेट कब मिली थी? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की डेट रखी थी 16 अक्टूबर 1905 में। इस समय शासन कर रहा था कर्जन का। इस समय शासन काल था भारत में किसका? कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। और बात करते हैं इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के ही विरोध में कौन सी आंदोलन चलाई गई थी? तो इसमें स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अब स्वदेशी आंदोलन पूछा जाता है कि कब चलाया गया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का आपसे पूछे कि शीर्षक गीत कौन था? सॉरी, स्वदेशी आंदोलन का आपसे पूछे कि शीर्षक गीत कौन था? तो वंदे मातरम इसका शीर्षक गीत था। क्या था? वंदे मातरम इसका शीर्षक गीत था।
उसके बाद आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन रद्द किसके द्वारा किया गया था, तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया था, हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की डेट रखी गई थी और इसके विरोध में ही, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और इस समय शासन किसका था, करजन के समय में। और स्वदेशी आंदोलन कब चला, 9 अगस्त 1905 को। कब, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ये डेट है इसका, इंपॉर्टेंट है। और शीर्षक गीत था स्वदेशी आंदोलन का, शीर्षक गीत क्या था, वंदे मातरम। शीर्षक गीत क्या था, वंदे मातरम। और रद्द किसने किया था बंगाल विभाजन को, हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसे रद्द किया गया था। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है, तो अनुशीलन समिति की जो संबंध है वो पी के मित्रा से। किससे, पी के मित्रा। और इसकी स्थापना कौन थी, अनुशीलन समिति की आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1902 में हुई। और ये अनुशीलन समिति की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1902 में। और आपसे पूछे कि अनुशीलन समिति क्या थी, तो ये एक क्रांतिकारी संगठन थी। क्या थी, एक क्रांतिकारी, अनुशीलन समिति क्या थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ क्रांतिकारी संगठन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि इसमें कौन सी क्रांतिकारी संगठन है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन है। कौन है, अभिनव भारत। ये कैसा संगठन है, तो ये भी एक क्रांतिकारी संगठन है और इसकी जो स्थापना हुई 1904 में हुई। उसके बाद मित्र मेला, तो ये भी एक क्रांतिकारी संगठन है। क्या है, मित्र मेला एक क्रांतिकारी। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये आपसे पूछे कि क्या है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी एक क्रांतिकारी संगठन है। 1939 में स्थापना हुई, 1939 में। और किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना करी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कि अनुशीलन समिति का संबंध किससे है, तो पी के मित्रा से है अनुशीलन समिति के संबंध। और अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई, 1902 में। और ये अनुशीलन समिति क्या है, एक क्रांतिकारी संगठन है। और बात करते हैं क्रांतिकारी संगठनों की, कुछ क्रांतिकारी संगठन के बारे में देखते हैं। जैसे आपसे पूछे कि अभिनव भारत क्या है, तो 1904 में स्थापना हुई, ये एक क्रांतिकारी संगठन है। मित्रा मेला क्या है, तो ये भी क्रांतिकारी संगठन है। फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, क्रांतिकारी संगठन है। 1939 में स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम में भद्रक को दीक्षित किया। किसको, भद्रक को। और इसे क्या क्या कहा जाता है, भद्रक, या फिर इसे सुभद्र भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है, सुभद्र भी मिल सकता है ऑप्शन में, सुभद्र इस तरह से भी मिल सकता है। और गौतम बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। जैसे आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म बच्चा जानता है, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का क्या नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपसे पूछ ले तो इनको बचपन में क्या बोला जाता था, सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और बात करते हैं, गौतम बुद्ध बड़े होते हैं और एक इनकी गृह त्याग होती है। एक गृह त्याग करते हैं, कब गृह त्याग करते हैं, तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कि गौतम बुद्ध का गृह त्याग कब हुआ था। तो गृह त्याग इनका 29 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और इनकी जो गृह त्याग की घटना है वो बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है, तो वो आप लोग ध्यान रखिए, महावीर निष्क्रमण कही जाती है। क्या, महावीर निष्क्रमण कही जाती है। इनके गृह त्याग की घटना को महावीर निष्क्रमण कही जाती है। और भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो इनको निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिसे कौन सी नदी कहा जाता है, इसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी, फाल्गु नदी भी कहा जाता है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ पे, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, सुभद्र था या फिर सुभद्रक था।
और गौतम बुद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपसे पूछे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और बचपन का नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है निरंजना नदी के किनारे या फिर इसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है। गृह त्याग की घटना 29 वर्ष की अवस्था में हुई थी और गृह त्याग की घटना इनको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पे, कुशीनगर में हुई थी। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। कांग्रेस के गर्म दल के नेता कौन थे, तो कांग्रेस के जो गर्म दल के नेता 3 लोग थे। कौन थे, कांग्रेस के गर्म दल के नेता कौन थे, 3 लोग। एक तो लाल, बाल और पाल, याद रखेंगे, लाल, बाल और पाल, ये कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, और बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल से हो जाएगा क्या, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद पाल से क्या हो जाएगा, विपिन चंद्र पाल, क्या हो जाएगा, विपिन चंद्र पाल, पाल से क्या हो जाएगा, विपिन चंद्र पाल। तो ये सारे प्रश्न आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछेगा कि सूरत अधिवेशन, आप लोग ध्यान रखेंगे, सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। और इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस 2 दल में विभाजित हो गया था। इसमें कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। और कांग्रेस 2 भागों में किस में बढ़ता है, एक तो आपको कांग्रेस नरम दल में बट जाता है, नरम दल और फिर गरम दल, ये 2 भागों में बट जाता है, नरम दल और फिर गरम दल में कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिए। कांग्रेस के गरम दल के नेता पूछ रहा है, तो लाल, बाल, पाल, ये तीनों कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से क्या, विपिन चंद्र पाल। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसमें ही कांग्रेस का हो जाता है विभाजन। किसका हो जाता है विभाजन, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, किसमें, नरम दल और फिर गरम दल में। ठीक, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो मिरास्मस रोग है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, मिरास्मस है। ये बच्चों में हो जाता है प्रोटीन की कमी से। और साथ में ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि कुपोषण भी बच्चों में प्रोटीन की कमी से ही होता है, या फिर अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है तो वो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। और भारत में कुपोषित होने वाला सबसे ज्यादा कुपोषण की जो बीमारी है वो किस राज्य में है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किस राज्य में, मध्य प्रदेश में है। ठीक, और बात करते हैं अब कुछ प्रोटीनों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन सा है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक है, तो 2 प्रोटीन, एक आप लोग ध्यान रखेंगे प्रोथाम्बिन, कौन, एक प्रोथाम्बिन और एक फाइब्रिनोजिन। ये क्या करते हैं, फाइब्रिनोजिन और फिर फाइब्रिनोजन, ये 2 विटामिन क्या, ये दोनों प्रोटीन क्या काम करते हैं, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। रक्त का थक्का जमाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने में। और वहीं आपसे प्रोटीन के बारे में जब बात चल रही है तो आप लोग बताएंगे कि प्रोटीन का पाचन किस आंत में होता है, तो प्रोटीन का पाचन हमेशा ध्यान रखेंगे कि छोटी आंत में होता है। किस आंत में होता है, छोटी आंत में। इतनी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रोटीन में, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, मिरास्मस नामक रोग होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग मिरास्मस रोग। एंड कुपोषण भी बच्चों में प्रोटीन की कमी से ही होता है। और सबसे ज्यादा जो कुपोषण का केस देखा जाता है वो मध्य प्रदेश राज्य में होता है। ठीक, अब बात करते हैं रक्त का थक्का। तो रक्त का जो थक्का है वो किस प्रोटीन की कमी से जमता है, तो प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से, फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन की वजह से क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है। और रक्त का थक्का जमाने वाला जो विटामिन है कौन सा है, विटामिन के। और प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, अगर आपसे पूछे तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पे, अगर लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। कमेंट करके बताएंगे आप कि
वीडियो आपको कैसा लग रहा है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे जा करके वहाँ पे पीडीएफ पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो इनमें से कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये बताएंगे। प्रमुख नेता के बारे में पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है एक ही लोगों के बारे में बात अब करेगा। तो लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के प्रमुख नेता। कौन थे? लाला हरदयाल। ठीक। अब गदर पार्टी के बारे में हम लोग देखेंगे इसका इतिहास क्या है। तो गदर पार्टी का आपसे पूछेगी गठन कब हुआ था, तो गदर पार्टी के गठन के बारे में बात करेंगे। तो 1913 में इसका गठन हुआ था और इसकी जो गठन है कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में। गदर पार्टी की जो स्थापना है कहाँ पे? अमेरिका में हुआ था। तो ये था गदर पार्टी का इतिहास। स्वराज पार्टी भी एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है। स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी स्वराज पार्टी की? तो 1923 में इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई। और इसकी जो स्थापना है वो किसने करा था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की है। किसने? मोतीलाल नेहरू, दो लोगों ने किया था। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ने। ठीक, इसकी स्थापना हुई। और बात करते हैं एक और पार्टी के बारे में, आप लोग ध्यान रखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आप लोग बताएंगे कि इसकी स्थापना किसने किया। तो इसकी स्थापना नरेंद्र देव ने किया था, ये भी आप लोग साथ में याद रखेंगे। और इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, मतलब इसका रिवीजन करते हैं। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? हरदयाल थे गदर पार्टी के प्रमुख नेता। गठन कब हुआ था? 1913 में अमेरिका में। बस इतना इंपॉर्टेंट है इस गदर पार्टी से। स्वराज पार्टी की बात करें, इसकी पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। इलाहाबाद में इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। सैकड़ों बार पूछा गया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नरेंद्र देव 1934 में इसकी स्थापना करते हैं। कब? 1934 में। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। किसने? बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। और किसके शासन काल में पूछेगा कि रामायण का अनुवाद किया गया, तो ये भी पूछा जाता है किसके शासन काल में। तो इस समय अकबर के शासन काल में बदायूनी ने क्या किया? रामायण का फारसी में अनुवाद किया। किसके? अकबर के शासन काल में। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि इस्लाम का शत्रु किसे कहा जाता है? इस्लाम का शत्रु किसे कहा जाता है? तो इस्लाम का शत्रु कहा जाता है अकबर को। किसको? अकबर को। और अकबर को इस्लाम का शत्रु कहने वाला कौन था, कि किसने कहा था? तो इस्लाम इसको अकबर का शत्रु, यानी कि इस्लाम का शत्रु अकबर को किसने कहा था? तो इसको बदायूनी ने ही कह के संबोधित किया था कि ये इस्लाम का शत्रु है, क्योंकि ये बहुत सारे हिंदू धर्म ग्रंथों का क्या कर रहा था? फारसी में अनुवाद करा रहा था। और खुद ही क्या करता था? पढ़वाता था लोगों से और खुद भी सुनता था। तो ये अच्छी बात है क्योंकि इससे इसका नॉलेज डेवलप होता था। अब बात करते हैं रामायण के बारे में। सबसे पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि रामायण के लेखक कौन है। रामायण के लेखक के बारे में ध्यान रखेंगे। महर्षि वाल्मीकि हैं रामायण के लेखक। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने करा था? बदायूनी ने। किसके शासनकाल में? इस समय अकबर का शासनकाल था। इस्लाम का शत्रु किसे कहा जाता है? तो अकबर को कहा जाता है इस्लाम का शत्रु। किसने कहा था? तो बदायूनी ने इसे अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर से पश्चिम, यहाँ पे उत्तर से पश्चिम कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार उत्तर से पश्चिम की ओर है। और बात करते हैं अरावली की। आपसे पूछेगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम।
गुरु शिखर है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अरावली से कुछ नदियों का उद्गम होता है, ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदी अरावली से निकली हुई है। तो कौन कौन सी नदी, जैसे लूनी नदी का उद्गम अरावली से होता है, बनास नदी का उद्गम अरावली से होता है। उसके बाद आपका साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इन नदियों का उद्गम कहाँ से? वहीं अरावली के पास से ही होता है। और अरावली कैसे पर्वत का इस समय उदाहरण बन गया है? तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बन गया। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहते हैं जैसे मतलब पहले एक विशाल रूप था, अब क्षरण हो गया पर्वतों का, अब कुछ अवशिष्ट ही चीजें उसकी बची हुई है, कुछ मतलब क्षरण के बाद थोड़ा सा भाग उसका बचा हुआ है, तो इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ठीक, अब दर्रा यहाँ पे एक है, कौन सा दर्रा? आपसे पूछेंगे कि पिपली घाट दर्रा कहाँ पे है, तो अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, राजस्थान में स्थित है पिपली घाट दर्रा, और ये अरावली के अंतर्गत ही आता है। तो अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि उत्तर से पश्चिम कौन सा पर्वत का विस्तार है, तो भारत में उत्तर से पश्चिम अरावली पर्वत का विस्तार है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की ऊंचाई के बारे में बात करें 1722 मीटर है। और यहाँ से कुछ नदियों का उद्गम होता है अरावली से, जैसे लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती नदी, इन नदियों का उद्गम होता है। और जो अरावली है ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पे एक दर्रा है जिसको क्या कहते हैं? पिपली घाट दर्रा, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। और अगला प्रश्न है हमारा, मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पहले तो यही आप लोग ध्यान रखेंगे कि लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2900 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी का आपसे पूछे कि उद्गम कहाँ से होता है, तो मानसरोवर के पास से, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? मानसरोवर के पास से, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या आप लोग ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र पे एक नदी द्वीप है। कौन सी नदी द्वीप है? ब्रह्मपुत्र पे, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। उसका क्या नाम है? माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये किस नदी पे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे, और ये असम राज्य में बना हुआ है। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे, और ये असम राज्य में बना हुआ है। उसके बाद इसका ब्रह्मपुत्र का अनेक जगहों पे अनेक नाम से जाना जाता है। जैसे पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तिब्बत में से किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं। उसके बाद पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जानते हैं। किस नाम से? दिहांग नाम से। उसके बाद पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जानते हैं, तो इसे असम में ही ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। कहाँ पे? असम में ही ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो इसे जमुना के नाम से बांग्लादेश में जानते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी, और इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। उसके बाद नदी की बात करें तो यहाँ पे एक नदी द्वीप बनता है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, माजुली नदी द्वीप, जो कि असम राज्य में बना हुआ है। तिब्बत में कौन सी नदी है, इसको किस नाम से जानते हैं तिब्बत में, तो तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी को नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना कहते हैं। ये सभी कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? मानसरोवर झील से पास में हुआ है, और तिब्बत में ये मानसरोवर झील पड़ता है। अभी तो ये चीन के अधिपत्य में है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, तो विधान परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सीट हैं। कितनी सीट हैं? 100 सीट हैं। और वहीं आपसे पूछे कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, तो 403 सीटें। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं? 80 सीटें। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं? 31 सीटें। इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे कि अगर विधान परिषद की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो विधान परिषद में आपसे पूछ ले कि विधान परिषद में मतलब विधान परिषद के सदस्यों में, विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यपाल आपसे पूछ ले कि कितने सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है।
तो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या कहता है, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है। अगर आपसे पूछे कि विधान परिषद सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो विधान परिषद सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष का होना चाहिए। और विधान परिषद में सदस्य की संख्या कितनी ली जाती है, विधान परिषद में सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो जितना भी विधानसभा में होगा, विधानसभा में जितना भी सदस्य होंगे विधानसभा में, उसका 1/3 लिया जाता है। उससे 1/3 से मतलब अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक, उतना होना चाहिए, ठीक। तो अब देखते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 100 सीट है। और विधान परिषद में 100 सीट, विधानसभा में 403 सीट, लोकसभा में 80 सीट और राज्यसभा में 31 सीट है। विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत कितने करते हैं, तो विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं इनकी आयु कितनी होती है, तो विधान परिषद सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष और फिर विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो मतलब विधानसभा में विधान परिषद में विधानसभा का 1/3 अमूमन लिया जाता है। बात करते हैं नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष हुई, तो नई वन नीति कब आई थी, 1988 में। नई वन नीति 1988 में आई। और अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई, राष्ट्रीय वन नीति के बारे में बात करें तो ये 1952 में आया और इसमें बताया गया कि भारत के कम से कम 33% क्षेत्रफल पे क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। कितने परसेंट क्षेत्रफल पे, 33% क्षेत्रफल पे भारत में वन होने चाहिए, ये बताया। अब कुछ वन का डाटा देख लेते हैं। आपसे पूछे कि सर्वाधिक जो वन वाला राज्य कहाँ पे है, सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक वन का वृद्धि किस राज्य में हुआ है, ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। किस प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य है। और आपसे पूछे कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो ये कई एग्जामों में पूछा गया है। ये देहरादून है, देहरादून में स्थित है और देहरादून कहाँ पे, उत्तराखंड में पड़ता है। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो 1988 में। और सर्वाधिक और राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1952 में राष्ट्रीय वन नीति। और ये बताया था कि भारत के कम से कम 33% क्षेत्रफल पे क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, ठीक। और बात करते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है, ये देहरादून उत्तराखंड में है। बात करते हैं सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है, सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो राक्षस ताल से होता है, जिसे क्या बोलते हैं, राक्षस ताल भी बोलते हैं। राक्षस ताल कहाँ पे स्थित है, तिब्बत में स्थित है। यहाँ से होता है क्या, सतलज नदी का उद्गम, तिब्बत से यहाँ से होता है सतलज नदी का उद्गम। और भारत में ये प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये भी पूछा जाता है कि सतलज नदी भारत में प्रवेश किस दर्रे से होके हुए करती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिपकीला दर्रे से होके भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी सिपकीला दर्रे से होके प्रवेश करती है। और ये सतलज नदी के बारे में बात करें, यहाँ पे है, पकड़ो इसे, सतलज नदी। तो इसकी लंबाई आपसे पूछ ले कि कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। सतलज नदी की लंबाई कितनी, 1450 किलोमीटर। व्यास नदी की बात करें, व्यास नदी ये आकर के मिलती है किससे, सतलज से, सतलज से ये आके मिलती है। और सतलज जो है जाके मिलती है चिनाब से। किस नदी से, चिनाब नदी से जाके मिलती है। और चिनाब नदी जाके मिलती है सिंधु से, जाके मिल जाती है सिंधु से। तो ये सभी सिंधु की सहायक नदी है। व्यास जाके मिलती है सतलज से, फिर सतलज मिलेगा चिनाब से, चिनाब जाके मिल जाएगा अंतिम रूप से सिंधु नदी में मिल जाएगा, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो सतलज नदी से बहुत पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे बना हुआ, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे बना हुआ है, तो भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो ये बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में देखिए भाखड़ा नांगल जो डैम है वो बना हुआ है आपके पंजाब राज्य में, लेकिन जो वहाँ पे बांध उससे बना हुआ है, मतलब जो उससे झील क्रिएट हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर।
इंदिरा गांधी नहर के बारे में। तो इंदिरा गांधी नहर को पानी कहाँ से मिलता है ये पूछा जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर को पानी सतलज नदी से मिलता है। कहाँ से? सतलज नदी से मिलता है। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार रिवीजन करेंगे कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राकसताल से होता है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के राकसताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। और सतलज नदी भारत में प्रवेश किस दर्रे से होकर करती है? तो सिपकिला दर्रे से होकर सतलज नदी प्रवेश करती है। और व्यास नदी का जो है वो व्यास नदी जाके मिलती है सतलज नदी से, और सतलज नदी जाके मिलती है चिनाब से, और चिनाब जाके मिलती है किससे? सिंधु नदी से। ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सतलज नदी का जो लंबाई है 1450 किलोमीटर है। भाखड़ा नांगल जो बांध है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे बना हुआ है। और इंदिरा गांधी नहर जो है, इंदिरा गांधी जो नहर है वो उसको पानी का किस नदी नहर से मिलता है? किस नदी से? सतलज नदी से उसको पानी मिलता है। अगला प्रश्न है कि सिंह भूमि जो झारखंड में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिंह भूमि झारखंड का तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खनन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया भी कहाँ पे है? झारखंड में है। और ये प्रसिद्ध है कोयला के लिए। कोयले की यहाँ पे प्रसिद्ध खान है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं झारखंड में ही स्थित है जादूगोड़ा। क्या स्थित है झारखंड में? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा। और ये पूछा जाता है कि जादूगोड़ा क्यों प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है और ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? ये सभी कहाँ पे? झारखंड में। ठीक, ये सभी कहाँ पे? झारखंड में। और ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। टिस्को संयंत्र कहाँ पे है? टिस्को टिस्को संयंत्र आपसे पूछे कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है? झारखंड में है। और झारखंड ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। स्थापना कब हुआ था? 1907 में स्थापना हुआ था इसका। और झारखंड के बारे में कुछ चीजें, जैसे यहाँ के सीएम कौन है? तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन है झारखंड के सीएम। और यहाँ पे इसकी राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। तो इतनी चीजें आप लोग झारखंड से याद रखेंगे। तो बात करते हैं सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। जबकि तांबे की एक खान है जो कि राजस्थान में है, वो भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं झरिया प्रसिद्ध क्यों है? तो झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में। जादूगोड़ा झारखंड का जो है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जबकि सिंह भूमि पूछ ले तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं टिस्को संयंत्र की, तो ये झारखंड में है और ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। 1907 में इसकी स्थापना हुई। और झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। और राजधानी रांची है। भारत और श्रीलंका के बीच में खाड़ी कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी स्थित है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में है। और भारत और श्रीलंका के बीच में आप लोग याद रखेंगे पाक पाक जल संधि आप लोग याद रखेंगे कि किसके बीच में है? पाक जल संधि भी किसके बीच में है? ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक जल संधि भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। और फिर श्रीलंका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका को सबसे पहले ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है? श्रीलंका को पूर्व का मोती इसे कहा जाता है। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? पूर्व का मोती कहा जाता है। श्रीलंका का आपसे पूछ ले कि पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम सिलोन है। क्या है? पुराना नाम इसका सिलोन है। और आपसे श्रीलंका में ही क्या है? जाफना प्रायद्वीप। जाफना प्रायद्वीप आपसे पूछे कि कहाँ पे है? तो ये श्रीलंका में। कहाँ पे? जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में है। उसके बाद श्रीलंका और भारत के बीच में कुछ अभ्यास होता है। जैसे आपसे पूछ ले कि मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, या फिर आपसे पूछे कि सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, सिलीनेक्स या फिर मित्र शक्ति। तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका। मित्र शक्ति और सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में खाड़ी कौन सी है? मन्नार की खाड़ी है।
पाक जल संधि भी भारत और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? पूर्व का मोती कहा जाता है। इसका पुराना नाम सिलोन है। और जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे? श्रीलंका में। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, सिलिनेक्स युद्धाभ्यास, ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है, तो हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है, तो ये आप लोग बताएंगे कि मन्नार की खाड़ी भारत के और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो वो आप लोग अब यहाँ से कुछ प्रश्न बताएंगे कि श्रीलंका को क्या कहा जाता है। श्रीलंका को कमेंट बॉक्स में बताएंगे श्रीलंका को क्या कहा जाता है। और श्रीलंका का आपसे आप लोग पूछे बताएंगे कि पुराना नाम क्या है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। और आपसे पूछेगा कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे है। जाफना प्रायद्वीप आप लोग बताएंगे कि ये कहाँ पे है। ठीक, जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे है। और आपसे पूछे कि मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, मित्र शक्ति एंड सिलिनेक्स युद्धाभ्यास ये किन के बीच में होता है, ये किन दो देशों के बीच में होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग बताएंगे। ठीक, अब बात करते हैं भारत में जाति आधारित जनगणना कब हुई। तो भारत में पहली बार जो जाति आधारित जनगणना है वो 1931 में हुई थी। अब जबकि जनगणना के बारे में बात करें, जनगणना के बारे में यहाँ पे कुछ बात कर ले, तो भारत में पहली बार जनगणना आपसे पूछ ले कि कब हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में और मेयो के काल में हुआ था, मेयो के काल में। और जबकि आपसे पूछे कि भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी, नियमित भारत में जनगणना कब से शुरू हुई, नियमित जनगणना, तो ये शुरू हुई थी 1881 में। कब? और इस समय शासन किसका था? रिपन के काल में 1881 में भारत में नियमित जनगणना शुरू हुई थी। और जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है? जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है? 1921 को। जबकि आपसे पूछेगा कि जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसे माना जाता है? लघु विभाजक वर्ष किस वर्ष को माना जाता है? तो वो माना जाता है 1951 को। किसे माना जाता है? 1951 को। और 2011 में जो जनगणना आयुक्त थे, या फिर आपसे पूछे कि वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है, तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे। वर्तमान जनगणना आयुक्त भारत के कौन है? तो चंद्रमौली है। कौन है? चंद्रमौली। ठीक, तो इतनी चीजें जनगणना से आप लोग याद रखेंगे। ये सभी रिपीटेड प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। भारत में जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो जनगणना जो है पहली बार हुई थी जाति आधारित 1911 में। और भारत में पहली बार जनगणना पहली बार 1872 में मेयो के काल में। और जबकि नियमित जनगणना भारत में कब शुरू हुई? 1881 में और रिपन के काल में। ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं? 1921 को। और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं 1951 को। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक, बात करते हैं 2011 की जो जनगणना आयुक्त हैं, उसके जो जनगणना आयुक्त कौन है? चंद्रमौली हैं। तो कौन? एक बार सही से लिखेंगे, कौन? चंद्रमौली। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये भारत में किसके साथ आए थे? ये भारत में किसके साथ आए थे? तो मोहम्मद गोरी के साथ में ये भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। और इस समय भारत में किसका शासनकाल चल रहा था? जब ये भारत आए थे तो पूछा जाता है इस समय भारत में शासनकाल किसका चल रहा था? तो इस समय भारत में पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल चला था। किसका? पृथ्वीराज चौहान का इस समय भारत में शासनकाल चला था। और बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो इनका जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। ये भारत आए थे मोहम्मद गोरी के साथ में। ये पूछा जाता है कि जो चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे वो भारत में किस आक्रमणकारी के साथ में आए थे? तो वो मोहम्मद गोरी के शासन का साथ में आए थे। और इस समय जब ये भारत आए थे तो पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल चल रहा था। और दरगाह मतलब इनका दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो अजमेर राजस्थान में इनका एक दरगाह स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, ये पूछ लेता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय आय का जो आकलन करने वाली संस्था है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। कौन सी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। और जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है क्या है? SCO इसका शॉर्ट फॉर्म है। और बात करते हैं कि मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ पे? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करते हैं, अब आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस चीज का है? राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है वो तृतीयक क्षेत्र का है। तृतीयक क्षेत्र का। और तृतीयक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र। और ये यूपी पेट के एग्जाम में एक बार पूछ लिया था। यूपी पेट के एग्जाम में ये पूछा गया था तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है वो तृतीयक क्षेत्र में है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। तो देख लेते हैं रिवीजन। भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था का क्या नाम है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में SCO का। और बात करते हैं स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। सर्वाधिक योगदान जो कि राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र से, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, बुद्ध के ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो ये एक एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था कि अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे। बच्चे तो ये सोच रहे हैं वर्षा ऋतु, तो उनकी मृत्यु जहाँ पे हुई थी वहीं वो वर्षा ऋतु बिताए थे। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कुशीनगर में अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताए थे। और इनकी जो भगवान बुद्ध की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये डेट आप लोग ध्यान रखेंगे। 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये पूछा भी जाता है कि कितने वर्ष की अवस्था में? तो इस 80 वर्ष के तब उस समय हो गए थे। और इनकी मृत्यु की जो घटना है वो बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि मृत्यु के बारे में, तो आप लोग देख लिए जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। क्या हुआ था जन्म इनका? लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मृत्यु कुशीनगर। और ज्ञान प्राप्ति आपसे पूछेगी कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में। और इनकी जो गृह त्याग है वो कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? गृह त्याग वो 29 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कितने वर्ष की? 29 वर्ष की। और गृह त्याग की जो घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कही जाती है। अभी हमने इसको बताया है इसी वीडियो में। महानिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में बिताई थी। और मृत्यु कहाँ पे हुई? 483 BC में 80 वर्ष की अवस्था में कहाँ पे मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु की जो घटना है महापरिनिर्वाण कही जाती है। जन्म इनका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। गृह त्याग इनकी 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो जो भारत में बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। कौन सी? संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक, और भारत में बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे। आपसे पूछेगी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में कहाँ पे पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें तो वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और मौसमी बेरोजगारी कहाँ पे पाई जाती है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि मौसमी बेरोजगारी के बारे में बात करें तो ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है।
उसके बाद आपसे पूछे कि दांते वाला समिति की संबंध किससे है। दांते वाला समिति की जो संबंध है वो किससे है, तो दांते वाला समिति का संबंध बेरोजगारी से है। ठीक, बेरोजगारी से दांते वाला समिति का संबंध है। स्टैग स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं, तो ये भी एक प्रश्न है। तो मुद्रास्फीति और फिर जब मुद्रास्फीति और फिर बेरोजगारी दोनों चरम पे हो, मुद्रास्फीति एंड फिर किसको, बेरोजगारी दोनों भी चरम पे हो, तो उसको क्या कहते हैं, दोनों किस पे पीक पे हो। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। ठीक, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप कौन सा है, तो भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी किस जगह पे देखने को मिलता है, तो कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मौसमी बेरोजगारी कहाँ पे पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब कि जब मौसम रहता है तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग काम करते हैं, और जब मौसम नहीं रहता है, मतलब कि बरसात नहीं है, मतलब खेती बाड़ी का समय नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं रह जाता। ठीक, तो देख लेते हैं। और बेरोजगारी की बात करें तो दांते वाला समिति का संबंध बेरोजगारी। स्टैगफ्लेशन का क्या कहते हैं, जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों पीक पे हो, चरम पे हो, यानी कि उच्च दर पे हो, तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बढ़ते अपने अगले वीडियो प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कुछ लोगों ने कहा, कुछ बच्चों ने, कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मेरी तो 1 घंटे 40 मिनट से प्लस की वीडियो रहती है, तो इस वजह से कई लोगों ने कहा कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो आप कम से कम 40-50 मिनट का वीडियो बनाया करिए। तो इस वजह से इस वीडियो में थोड़ा कम प्रश्न लिए गए हैं, और फिर ये वीडियो 1 घंटे 5 मिनट पे लगभग रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इतनी छोटी मैं कर पाया हूँ, जो आपके सुविधा के अनुसार है। तो धन्यवाद। आप इसी तरह से वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें, अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी